हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसकी बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक। पहला पेपर हिंदी का आप लोगों का हो चुका है, दूसरा पेपर इंग्लिश का है और तीसरा पेपर शायद मैथ का है। तो इंग्लिश के साथ साथ मैथ सब्जेक्ट्स को भी आप छोड़ें नहीं, उसे तैयारी करते रहें। कुछ नहीं तो आप फार्मूले वगैरह सारे रिवाइज करते रहें, क्योंकि बहुत से चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिसमें केवल कॉन्सेप्ट अगर पता है, फार्मूले पता हैं, तो उनका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है और वो सवाल स्वतः ही एग्ज़ाम में लग जाते हैं। ठीक। अब रैखिक प्रोग्रामिंग जिसका बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा रैखिक द्विघातीय, त्रिघातीय, ये रैखिक बहुपद है इस तरीके से। तो रैखिक का मतलब होता है एक घातीय, ठीक, जिसकी डिग्री 1 हो। फिर उसके आगे आप बढ़ते हैं तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि जो चरों में संबंध होता है, जिसमें एक चर में होता है, द्विचर में होता है। तो एक चर में x होता है और द्विचर में x और y, ऐसे 3 में, ऐसे 4 में। फिर उनके आपने हल करने के तरीके भी पढ़े हैं कि x प्लस वाई कुछ दिया है, x माइनस वाई कुछ दिया है, और आप उन्हें हल करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। फिर थोड़ा उससे ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग जब 10th लेवल पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आपने रैखिक समीकरणें जो होती हैं उन्हें हल किया है। लेकिन उन्हें जब आपने हल किया है तो वहाँ पर हल उसका कई प्रकार से है। एक तो ग्राफीय विधि से है, एक प्रतिस्थापन विधि से है, एक विलोपन विधि से है, एक वज्र गुणनखंड विधि से है। लेकिन वो सारे हल ही हैं। तो वही हल हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रैखिक समीकरण दिए होंगे उनका जो हल करेंगे वो ग्राफीय विधि से करेंगे। ठीक, कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड जिसे कहते हैं। तो वो सब भी एक तरीके से प्रकार हैं और जो ग्राफीय विधि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब जब उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग 11वें में पहुँचे हैं, तो 11वें में भी आपने एक चैप्टर इसी बेस से जुड़ा है, पढ़ा है, लेकिन उस चैप्टर का नाम थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया और उस चैप्टर का नाम कर दिया था लीनियर इनइक्वलिटी, रैखिक असमीकाएँ। अब लीनियर इनइक्वलिटी में समीकरण तो वैसे ही होते थे, लेकिन इनइक्वलिटी में वहाँ पर जैसे जो समीकरण आपने देखे हैं वो ग्राफीय विधि में पढ़े, x प्लस वाई कुछ और 2x प्लस 2y जो भी है कुछ, और उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते थे और इस तरीके से उसे बना के और फिर प्लॉट करते थे और उसका हल ढूंढ लेते थे। लेकिन जब 11वें के स्टैंडर्ड में पढ़े हैं तो हम लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल कुछ, या x प्लस वाई लेस देन इक्वल कुछ, या 2x प्लस 2y। तमाम समीकरण हैं जो ग्रेटर देन या इक्वल तरीके से बन सकते हैं, या जो हल आप लोगों ने किए होंगे। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग में एक तो हल आपको जो करना है वो ग्राफीय विधि से करना है, और जो समीकरण होंगी वो इनइक्वलिटी के रूप में होंगी। अब क्यों इनइक्वलिटी के रूप में होंगी वो भी बताएंगे, लेकिन कुल मिला के ग्राफीय विधि भी आप लोगों को आनी चाहिए जो कि 10वें में है, और इनइक्वलिटी जो कि 11वें में है उसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। अब कुछ सवाल आप लोगों ने ऐसे भी पढ़े होंगे जिनमें कहता है कुर्सी का 2 कुर्सी इतने की है, या मेज इतने रुपए की है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो आप इस तरीके से समीकरणें बनाते थे और समीकरणें बना के मान लेते थे कि एक जो है कुर्सी एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और मेज का मूल्य y रुपया, और इस तरीके से आप एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकाल लेते। यही काम यहाँ पर भी करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रयोग करेंगे।
रैखिक प्रोग्रामिंग, और शॉर्टकट में से LPP भी कहते हैं। LPP का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं जो यानी सवाल हैं उन्हें एक तरीके से प्रॉब्लम कहा गया है, इंग्लिश में कहा जाता है, और वो सवाल एक तरीके से। ठीक, तो जो आपने छोटे क्लास से काम किया है वही काम यहाँ पर भी करना, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब LPP का मतलब क्या है? अब जैसे LPP मतलब जैसे कोई भी इनइक्वलिटी दी है और उसको सॉल्व करने के लिए जो है हम एक तरीके से तरीके लगाते हैं। अब जब तरीके उसके हम लगाते हैं तो उन तरीकों को हल अलग अलग प्रकार से करते हैं, कहीं पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, कहीं पर कोई वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन उससे थोड़ा अगर ऊपर बढ़ें तो आपने देखा होगा जैसे कोई मान लो बिजनेस करता है, और जब कोई बिजनेस करता है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस ये दो शब्द बहुत होते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस करना जब करता है तो वो ये नहीं चाहता उसका कहीं पर से लॉस हो, वो चाहता है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, नुकसान हमारा कम हो। ठीक, अब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो उसमें भी वो एक विकल्प चुन लेता है कि हमारी लागत कम से कम लगे, हमारी लागत जो लगे वो कम से कम लगे लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर कुल मिला के दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, एक तो लाभ और दूसरा उसकी लागत। ठीक, अब लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है कोई भी जब बिजनेस शुरू करता है, और लागत वो कम से कम लगाना चाहता है। तो उस समस्या को जिसमें प्रॉफिट और लॉस होगा जो कि सवाल में दिया होगा, उस समस्या को हल करने के लिए हम LPP का प्रयोग करते हैं या LP का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि सिर्फ क्या इसी LPP ही इसका एक सलूशन है उस प्रॉफिट और लॉस का, नहीं, उसके प्रकार तो कई हैं, लेकिन यहाँ पर LPP भी उसी का एक प्रकार है जो कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक नहीं, तो LPP या LP या रैखिक प्रोग्रामन एक विधि है जिसके जिससे जो है हम समीकरण बनाएंगे और उसमें जो शर्त दी होगी उसमें हम प्रॉफिट या लॉस या कम लागत की समस्याओं को हम देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। ठीक, तो कई तरीके हैं इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के, प्रॉफिट की, लॉस की, या लागत कम की या ज़्यादा की, लेकिन LP भी यानी रैखिक प्रोग्रामन भी उसी का एक विधि है या एक कह सकते हैं तरीका है जिसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या? अब LP है तो LP का मतलब पता होना चाहिए। L का मतलब लीनियर और P का मतलब प्रोग्रामिंग। तो लीनियर का मतलब जो समीकरण बनाएंगे वो होंगे रैखिक, और रैखिक का मतलब वही एक घातीय या एक डिग्री में। ठीक, तो इसलिए हम इसे रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे एक रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामन का मतलब है कि रैखिक प्रोग्रामन एक तरीके से एक विधि है जिसके द्वारा हम लाभ या हानि निकालते हैं, और रैखिक प्रोग्रामन एक तरीके से ये एक विधि है। अन्य विधियां भी हैं लेकिन हम यहाँ पर इंटर क्लास में रैखिक प्रोग्रामन की विधि को पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें प्रयोग होगा जो हाई स्कूल में आपने ग्राफ विधि पढ़ी है हल करने की, उसका भी प्रयोग होगा जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इनइक्वलिटी जो आपने पढ़ी है 11वें में वो भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। थोड़ी सी हिंट हम जरूर देंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी आप लोगों को डिटेल में आना चाहिए। और रैखिक प्रोग्रामन मतलब इसमें जो हम समीकरणें बनाएंगे शर्त के अनुसार वो कैसी होंगी? रैखिक रूप में होगी, यानी कि एक घातीय में होंगी। अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, आप एग्जाम्पल देखें। करा एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। मतलब कोई व्यापारी है वो व्यवसाय कर रहा है दो चीज़ों का, एक चीज़ मेज है और दूसरी चीज़ कुर्सी है। उसके पास निवेश के लिए केवल 50,000 रुपये हैं। अब ये भी शर्त
मतलब उसके पास दिक्कत है, क्योंकि उसके पास केवल रुपया जो है वो रुपया केवल कितना है 50,000, तथा केवल 60 वस्तुओं की रखने की जगह है। अब एक और दिक्कत है कि रुपया भी उसके पास 50,000 है और रखने की जगह भी सिर्फ कितनी है 60, केवल 60 वस्तुएं ही वो रख सकता है। एक मेज पर 2500 रुपये की लागत आती है और एक कुर्सी पर 500 रुपये की लागत आती है। ठीक, यदि उसे एक मेज बेचने पर 250 रुपये और कुर्सी बेचने पर 75 रुपये का लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर कही है, ये क्या होता है लाभ, अभी ये सब बताएंगे क्या है। तो उसे अधिकतम लाभ कमाने के लिए कितनी मेजें कितनी कुर्सी खरीदनी चाहिए, अधिकतम लाभ। अब यहाँ पर यही पॉइंट है, तो यानी कि आंसर में आपसे अधिकतम लाभ पूछ रहा है तो आपको अधिकतम लाभ इसका निकालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ मान लीजिए वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है जो उसने खरीदी हैं, सभी वस्तु जो भी उसने मतलब जितनी कुर्सी जितनी मेज खरीदी हैं वो सभी वस्तुओं को खरीद सकता है। एलपीपी में पहली जो प्रश्नावली है या जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। पहले तरीका ये होता है कि डायरेक्ट इनइक्वलिटी समीकरणें दी होती हैं और समीकरणें दी होने के बाद उसका हल पूछता है और सीधे सीधे आप उसका हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है दूसरा तरीका जो कि लॉन्ग सवाल बना देता है, इस तरीके से सवाल को खूब लंबा चौड़ा करके लिखता है और लिखने के बाद वही बात पूछता है जो कि उस सवाल में पूछी गई थी। यानी कि इसमें और उसमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का हल करने का प्रोसेस भी सेम है, दोनों के हल करने की प्रक्रिया भी सेम है, लेकिन उसमें समीकरणें सब बनी बनाई दी होंगी और इसमें हमें वो काम खुद करना पड़ेगा। ठीक, तो जो अगर वो एग्ज़ाम में बनी बनाई आ रही हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और बनी बनाई अगर नहीं आ रही हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उसे बनाएंगे, बनाना सीखेंगे कि कैसे हम पहले समीकरण बनाएंगे और फिर उसका हल करेंगे। बात क्लियर नहीं? अब तो सबसे पहले जो सवाल दिया है, अब हम लोग इस सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है कि एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं मेज और कुर्सी का व्यवसाय करता, उसके पास निवेश के लिए केवल 50,000 रुपया है। ठीक, तथा केवल 60 वस्तुओं को रखने की जगह एक मेज पर उसे 2500 रुपये की लागत आती है। यानी कि जो एक मेज का मूल्य है वो 2500 रुपया है। तो अगर इसे बनाएं तो एक मेज की लागत जो है वो भाई दी है 2500 रुपये। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना है, शुरू में डरना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा। जब दो चार क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि सबका प्रोसेस एक है, जब दो चार क्वेश्चन लग जाएंगे तो स्वतः आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ अब इसका सवाल हमसे लग जाएगा। इसलिए शुरू में डरना नहीं है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं। पहले मेन इसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस सवाल का क्या हल है हमें उससे मतलब नहीं, क्या लाभ होगा हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो एक कुर्सी की लागत जो कि दे रखी है 500 रुपये। ठीक, अब एक मेज पर उससे जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 250 रुपये का। ठीक, और एक कुर्सी पर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 75 रुपये का। ठीक, ये सब कुछ आपको दिया है। देखो मेज पर लागत 2500 रुपये, कुर्सी पर इतनी, एक मेज पर लाभ इतना और कुर्सी बेचने पर लाभ 75 रुपये का। ठीक, अब निवेश के लिए उसके पास केवल कितने रुपए हैं 50,000। निवेश के लिए कुल रुपए जो हैं वो कितने हैं 50,000। कुल रुपए कितने हैं 50,000। अब वस्तुओं को रखने की ज़्यादा जगह कितनी है, केवल 60 वस्तुएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केवल 60 वस्तुएं रख सकता है। कम तो उससे सही है लेकिन 60 से ज़्यादा वस्तुएं नहीं है, यानी ज़्यादा से
ज़्यादा वस्तुओं को रखने की जो जगह है वो कितनी है, 60, यानी 60 आइटम ही वो उस जगह पर रख सकता है। ठीक, अच्छा, 60 आइटम जहाँ पर रख सकता है, एक तरीके से गोदाम जैसे नहीं होते हैं, लोग बनाते हैं अपने जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए स्टॉक करने के लिए जगह बनाते हैं, तो वही एक तरीके से गोदाम आप कह सकते हैं, इंग्लिश में गोडाउन। ठीक, अब आगे क्या कहा है, उसे अधिकतम लाभ कमाने के लिए कितनी मेज़ें कितनी कुर्सियां खरीदनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट करना है तो वो कितनी मेज़ें और कितनी कुर्सी खरीदे, कितनी मेज़ें और कितनी कुर्सी खरीदे। ठीक, यह मान लीजिए वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है जो उसने खरीदी है। अब सबसे पहले हमारे पास ये संख्या होनी चाहिए कि आखिर उसने कितनी मेज़ें ली और कितनी कुर्सियाँ ली, तभी तो हम उस चीज़ को लाभ निकाल पाएंगे। अब इसी तरीके से तुम लोग हाई स्कूल में शर्त बनाते थे, माना एक मेज जो है वो माना मेज़ों की संख्या बराबर यक्स, कुर्सियों की संख्या बराबर वाई, इसी टाइप से तो बनाते, तो वही यहाँ भी करना। तो मेज़ों की संख्या नंबर ऑफ टेबल कितनी मान ली, एक्स, और कुर्सियों की संख्या नंबर ऑफ चेयर्स कितनी मान ली हमने, वाई। ये हमने मान लिया है। अब कैसे क्या बनाएंगे, सबसे पहले मान लो आपने एक्स मेज़ें ली हैं और वाई कुर्सियाँ ली हैं। ठीक, ये ली हुई, और एक कुर्सी एक मेज मिल रही है आपको 2500 की, और एक कुर्सी मिल रही है आपको 500 की, और कुल रुपए आप कितने लगा रहे हैं, 50,000। कुल रुपए कितने लगा रहे हैं, 50,000। तो यानी कि जो शर्त बनेगी वो क्या शर्त बनेगी, एक तरीके से कुल लागत कह सकते हैं हम इसे, कुल लागत। अब कुल लागत क्या बनी कि भाई आप एक जो है क्या नाम, मेज़ों की संख्या कितनी, एक्स, और कुर्सियों की संख्या वाई है, और एक मेज का जो मूल्य है वो 2500 है, तो हो जाएगा 2500 एक्स, माइनस का सवाल ही नहीं क्योंकि कुल है, यहाँ प्लस 500 वाई। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, अब कुल कितने रुपए का है, 50,000 रुपये का, कितने रुपए, 50,000। अब निवेश के लिए सिर्फ उसके पास 50,000 रुपया है, तो 50,000 से वो कम तो एक घड़ी लगा सकता है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा तो वो रुपया लाएगा नहीं कहीं से। तो इसका मतलब ये जो पढ़ा होगा आपने, ये चिन्ह जो होता है ये ग्रेटर देन का होता है, ये चिन्ह जो होता है ये लेस देन का होता है, और नीचे जो ये लगे होते हैं ये इक्वल के लगे होते हैं। यानी कि या तो वो 50,000 रुपये लगा सकता है, यानी 50,000 के बराबर या टोटल 50,000 लगा सकता है, या उससे कम लगा सकता है, उससे ज़्यादा तो वो लाएगा नहीं। तो या तो उससे कम लगा सकता है और या उसके बराबर लगा सकता है, यानी कि टोटल 50 के 50,000 ले सकता है। क्लियर बात। ठीक, तो 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल 50,000। ठीक, बात फिर सुन लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 50,000 रुपये ही लगा सकता है। 50,000 रुपये लगा सकता है मतलब कि वो 50,000 के बराबर लगा देगा रुपया। ठीक, और या उससे कम, ज़्यादा लगा ही नहीं सकता है, तो ज़्यादा नहीं ला सकता है, तो ये चिन्ह ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, नीचे वो इक्वल होते हैं। तो भाई या तो वो 50,000 पूरे पूरे लगा रहा है या उससे कम लगा रहा है। ठीक, अब उसके पास जो जगह है वो जगह में क्या है कि जगह जो है वो कितने आइटम रखने की है, 60 आइटम की। तो जगह जो आइटम है वो कुर्सियां हैं और क्या है, मेज़ें। तो आइटम जो बनेंगे वो कुर्सी और मेज़ दोनों को मिला के ही तो बनेंगे। तो इसका मतलब जो इस जगह है हमारे पास वो क्या है, x कुल है तो बाई। अब सिर्फ 60 वस्तुओं को रख सकता है भाई, वो 60 से ज़्यादा तो रख नहीं सकता, यानी कि 60 से ज़्यादा तो संभव नहीं, लेकिन 60 से कम तो संभव है या 60 के बराबर संभव है। तो इसका मतलब या तो 60 से कम या 60 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ें कहलाती हैं, ये जो शर्त दे रखी होती है इसे कहते हैं हम लोग अवरोध।
क्या कहते हैं, अवरोध या एक तरीके से पाबंदी भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो शर्त दी है उसके अनुसार हम समीकरण बना रहे हैं। ठीक, अब जो थ्योरी वाले सवाल हैं उनमें लेस देन और ग्रेटर देन का बहुत ध्यान रखना है। पता चले कि वो शर्त लेस देन बन रही, आप उसे ग्रेटर देन, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। भाई वो सिर्फ 50,000 रुपये लगा सकता है, 50,000 की ही कुर्सी मेज ले सकता है, तो या तो उससे कम ले सकता है, वो तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 ले सकता है, तो यानी कि कम या ज़्यादा से ज़्यादा यानी बराबर 50,000। उसके पास 60 वस्तुओं को रखने की जगह है, या तो वो 60 से कम रखे या 60 के बराबर रखे, तो भाई 60 से कम भी चल सकती हैं, 60 के बराबर भी चल सकती हैं। ठीक, तो ये जो कहलाती हैं ये क्या कहलाते हैं, अवरोध कहलाते हैं या पाबंदी। ठीक, अवरोध नहीं, व्यवरोध कह दो, व्यवरोध, सॉरी। ठीक, या इसे क्या कहेंगे, पाबंदी, यानी ये पाबंदी है। ठीक, अब आगे बात करें। अब ये भी है कि अब उसे प्रॉफिट की भी शर्त बनानी है कि भाई प्रॉफिट आखिर कितना लेगा, वो कितनी कुर्सियाँ कितनी मेज खरीदे। तो मेज़ों की संख्या हमें पता है x, कुर्सियों की संख्या y है, और एक मेज पर वो जो लाभ कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 250 रुपये का। और एक मेज पर जो मूल्य एक मेज पर जो मूल्य कमा रहा है वो 250 रुपया का, और एक कुर्सी पर जो मूल्य कमा रहा है वो लाभ कमा रहा है वो कितने रुपया का, 75 रुपया का। तो अगर इसकी हम शर्त बनाएंगे लाभ की, तो लाभ की शर्त भाई क्या बनेगी, क्या है पहले, मेज, एक मेज पर भाई वो 250 रुपये ले रहा, मेजों की संख्या x है। एक कुर्सी पर भाई वो 75 रुपया ले रहा, कुर्सियों की संख्या कितनी है, 22 है। माइनस तो भूल के भी नहीं कर सकते हैं, सोचना भी नहीं, सपने में भी जिसे कहते हैं, क्या आएगा, प्लस। ठीक, अच्छा, ठीक, अब ये जो लाभ है यहाँ पर, इस लाभ को हम लोग लिखेंगे किससे, जेड से। हम लोग लिखेंगे किससे, जेड से। हम लोग लिखेंगे इस लाभ को जेड से। तो ये जो लाभ है, या जो क्या नाम, एक तरीके से कहते हैं, जरूरी नहीं लाभ हो, अगर सवाल में हो सकता है न्यूनतम लागत पूछे, मैक्सिमम या मिनिमम, कुल मिला के कुछ भी पूछे, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वही आपको ये डिसीजन लेना है कि हम क्या माने, यक्स है भाई। ठीक, दूसरा क्या तैयार करना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर क्या तैयार करना पड़ेगा भाई, जो हमें समीकरणें तैयार करनी होंगी, इनइक्वलिटी। फिर हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, फिर हमें उद्देश्य फलन तैयार करना होगा कि लाभ है या वो हानि है, उससे हमें मतलब नहीं है। कुल मिला के उद्देश्य फलन को लिखें किससे, जेड से। यहाँ लाभ कहा था तो हमने मान लिया है, यहाँ लाभ कहा था मान लिया, लेकिन इसलिए हम इसे जेड से ही लिखेंगे। माने को आप कुछ भी माने, जेड माने, 26 अक्षर अंग्रेजी में है, जो मनो मानो, ऐसी कोई शर्त नहीं, कुल मिला के माना जाता है जेड से। अब हानि वो कहेगा तो हानि हो जाएगी, लाभ वो कहेगा लाभ कहेगा, कुल मिला के ये उद्देश्य फलन है। आप लाभ और हानि ना देखें, हो सकता है ये मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, लागत न्यूनतम लागत या अधिकतम लाभ हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर आप इस लाभ को निगलेक्ट मान के चलें, लाभ इसलिए मान लिया क्योंकि सवाल में उसने कहा था अधिकतम लाभ, तो हमें उससे नहीं, हमें कुल मिला के मकसद उद्देश्य फलन तैयार करना। तो ये जो तैयार होके आएगा, ये क्या तैयार होके आएगा, उद्देश्य फलन। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि जो समीकरण होंगी ये कैसे हल करनी है, जो समीकरण होंगी ये कैसे हल करने हैं। तो इसके लिए अब आपने जो ग्राफ विधि पढ़ी है, जो ग्राफ विधि पढ़ी है, उसी ग्राफ विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग ही सीधे डाल देंगे, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वलिटीज।
लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक, इन टू वेरिएबल। कैसे, मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए जो, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2x प्लस 3y और ग्रेटर देन इक्वल 30 मान लीजिए, ठीक। अब सबसे पहले हल करने के लिए अगर इसे हम ना देखें तो जो 10 में बनती थी वो ऐसे बनती थी 2x प्लस 3y बराबर 30। तो जैसे बनती थी वैसे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब कैसे रखते थे, एक बार x 0 तो y की वैल्यू फाइंड हो जाती थी, एक बार y 0 तो x की वैल्यू। आपने x अगर 0 रख दिया तो y की वैल्यू 10, 30 इसलिए मान लें कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम y 0 मान लें तो x की वैल्यू 15, तो इसका मतलब एक पॉइंट आपको मिला 0,10 और एक पॉइंट आपको मिला 15,0। फिर क्या करते थे, ऐसे लाइन खींचते थे और इन्हें जो है प्लॉट कर देते थे। मान लो 0,10 ये है और 15,0 ये है और ये ऐसी लाइन मिल गई, ठीक, मिल गई इसी लाइन। और ये O मूल बिंदु दैट इज x और ये y। अब यहीं पर अब बस समझना है कि ये तो हमने अपनी हल करने के लिए यहाँ पर इक्वल मान लिया, लेकिन यहाँ पर तो साइन लेस देन इक्वल का है, साइन जो है लेस देन। तो ये जो लाइन है ये आखिर क्या है, तो ये जो लाइन है ये तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ये तो ये शो कर प्रदर्शित कर रही है। और रेखा का समीकरण आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति जाएँ तो एक रूप ये भी पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक, या y बराबर mx प्लस सी। इसे अगर हम चाहें तो उस रूप में ला सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये तो एक पूर्ण रेखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 30, लेकिन शर्त जो है वो हमारी लेस देन इक्वल है, यानी कि जो मान होगा वो या तो इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा। इनइक्वलिटी में यही तो है भाई, ये पूरा इक्वल 30 है। अब यहाँ पर इक्वल 30 तो है नहीं, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो हो सकता है लेस देन इक्वल का हिस्सा नीचे वाला हो या लेस देन इक्वल का हिस्सा ऊपर वाला हो, ठीक। कौन सा होगा अभी उस पर टेंशन नहीं लेनी, सही है। अब ये तो हिस्सा लाइन पूरी यहाँ पर लाइन लिख रहे हैं, ठीक, ये लाइन पूरी हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 के। अब बात आती है कि लेस देन या ग्रेटर देन में कौन सा हिस्सा कैसे होगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक हमेशा 0 0 पे ले लेंगे, 0 0 जो कि ये पॉइंट है, और इस 0 0 को हम इसमें रखेंगे। कहने का मतलब इसमें मीन्स जो भी दी होंगी उसमें, ठीक, इनइक्वलिटी में जो हर सवाल में अलग अलग बनेंगी। तो इसमें अगर रखेंगे तो अगर ये वेरीफाई हो गई, संतुष्ट हो गई, तब तो इसका मतलब ठीक है। नहीं संतुष्ट हुई तो उसका अपोजिट वाला हिस्सा होगा। अब मान लो ये है हमारे पास, तो अब यहाँ पर रखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 30, तो 0 लेस देन इक्वल 30, 0 लेस देन इक्वल 30, 0 लेस देन 30, 0 दिख रहा है, फिर से देख लो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 30, 0 लेस देन इक्वल 30। अब यहाँ पर 0 छोटा है 30 से, तो 0 छोटा है 30 से, बात सही है गलत है, बिल्कुल सही है। तो जब 0 छोटा है 30 से, ये बात सही है, तो इसका मतलब आपने यही पॉइंट तो लिए हैं, तो जब ये वाले पॉइंट लिए हैं तो रीज़न जो होगा वो नीचे का होगा, इसका मतलब ये इस तरीके से। अब इसी में अगर जैसे यहाँ पर तो मान लो सिंगल लाइन है, आगे डबल मिलेगी, आगे 3 घाती भी दे सकता है, 3 के भी सवाल हैं, तो अगर वहाँ पर इतना बड़ा हम दिखाएंगे तब तो मतलब हो गया काम फिर, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे एरो बना देंगे, ये यानी ये जो इनइक्वलिटी है ये लाइन के नीचे वाली है, यानी ये जो है
वो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, जबकि ये लाइन किसकी है, ये लाइन 2x प्लस 3y इक्वल 30 की है। तो इतना बड़ा बड़ा ना दिखा के अब इस तरीके से दिखा देंगे, और इस तरीके से बड़ा बड़ा दिखाते से हाफ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ प्लेन। तो कहने का मतलब है कि जो आप इनइक्वलिटी बनाएंगे तो जैसे ग्राफ विधि से आप पॉइंट 10 में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे इक्वल मान के, लेकिन हमें इक्वल नहीं करना, हमें तो जो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल दी होगी उसको करना है। तो उसके लिए आप 0 0 को पॉइंट लेके उस पर चेक कराएंगे, 0 0 यहाँ पर होता है। तो अगर 0 0 पर चेक कराने के बाद ये बात सही है तब तो वो ठीक, अगर मान लो ये बात सही नहीं है तो इसका मतलब वो उसके अपोजिट साइड की होगी। कहाँ साइड की होगी? अपोजिट। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, 5x माइनस 3y, मान लो ये है, ठीक। अब कैसे निकालते हैं? पहले तो हम 0 मान लेंगे, तो जब x 0 आप रखेंगे, सॉरी 15, x 0 रखेंगे तो पॉइंट डायरेक्ट मिलेंगे 0 कामा माइनस का 5, और जब y 0 आप रखेंगे तो पॉइंट मिलेंगे 3 कामा 0। अब इन्हें प्लॉट करेंगे, x डैश y डैश, अब जे तो 0 0, अब 0 कामा माइनस 5 एक्स वाई ने नीचे, और ये 3 कामा 0, ये 3 कामा 0, और ये 0 कामा माइनस 5, ये लाइन ऐसे आई। तो ये जो लाइन आई है ये तो जे है 3x माइनस 5y 15, लेकिन ये तो ग्रेटर देन है। अब ये ग्रेटर देन में हिस्सा इधर होगा या इधर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो उसी लिए डिसाइड करवाएंगे किससे? क्रॉस चेक 0 कामा 0। अब जरा 0 कामा 0 इस पर रखो, तो 5x माइनस 3y ग्रेटर देन 15, 0 इंटू 5 यानी 0, माइनस 3 इंटू 0 0 ग्रेटर देन 15, 0 ग्रेटर देन 50। 0 बड़ा है 15 से, 0 बड़ा है 15 से, क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। इसका मतलब 0 0 इस बात को सही नहीं ठहरा रहा, तो यानी ये गलत है। जब गलत है तो ये रीज़न तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला रीज़न इसका होगा हाफ प्लेन। और ये वाले रीज़न को आप दिखाएंगे कैसे? इस तरीके से लाइन बना के, कहीं दिखाते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं, कितनी बड़ी दिखा दो छोटी दिखा दो, उससे कोई मतलब नहीं। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? तो मेन यही बस है, समीकरण बन जाएंगी आपसे, हल करना है कहाँ पर उसका, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। अभी जब डबल डबल की बात आएगी तो यही डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा रीज़न है। जब 2 लाइनें होंगी, 3 लाइनें होंगी, तो इसीलिए आपको ये बात बहुत समझनी है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट लाइन पर लेंगे तो वो जो वैल्यू लेंगे वो उस लाइन की आएंगी। ग्रेटर देन या लेस देन है वो डिसाइड करेगा जब हम चेक करें। चेक करने के लिए हमेशा 0 कामा 0 पर आप प्रयोग कर लेंगे, और ये आप प्रयोग रफ पर अपना एग्जाम में कर सकते हैं। और अगर वो सही है तब तो वो रीज़न होगा, अगर नहीं सही है तो उसके अपोजिट साइड का रीज़न। सपोज ये मान लो ये सही नहीं होता तो इसका मतलब ये होता, ये नहीं होता तो ये होता। जैसे इसमें ये 0 बड़ा है 15 से, ये बात गलत आ गई। जब गलत आ गई तो इसका मतलब जे हिस्सा तो हो ही नहीं सकता, यानी जे हिस्सा होगा उसके अपोजिट साइड का हिस्सा। क्लियर नहीं? तो ये बात हम लोग चेक करेंगे और फिर हम लोग ये तैयार करें। तो क्या क्या पॉइंट हो गए? पॉइंट हो गए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने इनइक्वलिटी तैयार की। इनइक्वलिटी तैयार करने के बाद उद्देश्य फलन तैयार किया। आप उद्देश्य फलन पहले ले सकते हो, इनइक्वलिटी बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने